Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर क्लास 12th. ओके एंड आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th में मैथ्स में चैप्टर है विच इज डिटर्मिनेंट्स. तो आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी इस चैप्टर को लेके प्रॉब्लम्स हैं, ओके वो सभी कंप्लीट करने जा रहे हैं, सभी देखने जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि क्या होता है देखो, कंप्लीट चैप्टर इन फुल डिटेल, सभी डिटेल्स में पढ़ेंगे व्हाट डिटर्मिनेंट्स और जो भी फिर आगे इसके बारे में जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सभी देखेंगे. क्योंकि क्या होता है जब भी हम किसी नई चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले अगर हम उसका बेस जान लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, तो वो जो जिस भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं ना, वो आउट ऑफ रेंज नहीं जाता. अदरवाइज हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द इंट्रोडक्शन of determinants chapter before starting this chapter. Okay, so देखो क्या है, the name of this chapter is determinants. तो at first we will know what's determinant. ठीक है, आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर था मैथ्स में मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा होगा. तो जो मैट्रिसेस था ना, तो उसी पे बेस्ड है डिटर्मिनेंट्स चैप्टर. ओके, तो आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था, तो उसमें आपने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा होगा. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बेस्ड होता है हमारा ये डिटर्मिनेंट्स. कैसे होता है, हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की. सो नाउ वी आर सेइंग द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. क्या है डेफिनेशन, देखो, ए डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये एक स्केलर वैल्यू होती है, कैलकुलेट की जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स से. ठीक है, अब आप सोचेंगे कि स्केलर क्या होता है, तो स्केलर वैल्यू होती है सिंगल नंबर्स. ठीक है, क्या होते हैं, सिंगल नंबर्स, यानी कि सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज. ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा थ्री मैथ्स में, तो उसमें आपको मैट्रिक्स चैप्टर में आपने स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा होगा. ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आर डिफाइंड. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट्स को जब डिफाइन किया जाता है ना, तो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, केवल ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, अब देखो, एंड डिटर्मिनेंट्स डिनोटेड बाय दिस. ठीक है, इससे हम अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो हमें ये इससे डिनोट करेंगे. ठीक है, और दूसरा इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, समझ रहे हो ना कि डिटर्मिनेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं. ठीक है, उन्हीं के लिए यूज किए जाएंगे, मतलब उन्हीं पे बेस्ड होंगे, और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. ठीक है, अब हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेंट्स. देखो, अब हम डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल ले रहे हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन किया जाता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 2 3. ठीक है, अब आप देख रहे हो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी दो ही रो है. एक तो ये रो गई, ठीक है, फर्स्ट रो गई ये वाली. ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, और सेकंड हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई. तो इसके अंदर 2 रोज आर देयर एंड आप विल सी कॉलम कितने हैं. तो देखो, वर्टिकल लाइन कितनी, एक तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी हमारे पास ये हो गई, तो दो ही हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है. ओके, तो क्या इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. अब हमें क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल, ये सब चीज़ें आप पहले ही देख चुके होंगे मैट्रिक्स चैप्टर में. ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स. अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे. ठीक है, ऐसे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमें 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए पहले हम ये वाला ले लेंगे, 1 ले लो. ठीक है, 1 के सामने वाला नंबर क्या है, 3 ले लो. फिर हम क्या करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे. फिर ये वाला नंबर ले लेंगे 2, और फिर इसके सामने वाला नंबर क्या है 2. तो ये हो जाए ये हो जाना है 3 × 1 3 - 2 2 जा 4. क्या आ गया, -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -1. समझ में आ गया. ओके, अभी हमने ये एग्जाम्पल किसका लिया, ये 2 × 2. अगर हमारे पास मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की दे रखी तब तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे. बट अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज दे रखा हो, यानी ऑर्डर क्या दे रखा हो, 3 × 3 ऑर्डर दे रखा हो, तब कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी.
नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लेंगे। So now we are taking next another example, but अब उसका order will be changed 1 2 3 0 1 1 1 2 1। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। बट इसका ऑर्डर क्या है, अब हम देख रहे हैं इसके अंदर 3 रोज हो गई, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और कॉलम कितने हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कॉलम्स आर दिया, तो ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3। ओके, अब हमसे बोला जरा इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स, कैसे निकालेंगे, तो इसका भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर भी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है, इक्वल है, m इक्वल्स टू n, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो होते ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज है, ठीक है, उसी पे बेस्ड होता है। अब देखो हमें निकालना है इसका, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो कैसे निकालेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी हेल्प से निकालेंगे, फर्स्ट रो की हेल्प से। क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ले लो, फर्स्ट नंबर ले लो, क्या है 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 को तो जो 1 आ रहा है ना, 1 फर्स्ट रो में आ रहा है ना, तो उसको हाइड कर दो, हमने हाइड कर दिया, लेकिन कॉलम में भी तो आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसको भी हाइड कर दो। बाकी के एलिमेंट्स ले लो, क्या एलिमेंट्स, क्या बच गए 1 1 2 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। ओके, फर्स्ट रो की हेल्प से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो 2 लिख दो। अब 2 कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसको तो हमने हाइड ही कर दिया। अब लेकिन ये कॉलम कौन से में आ रहा है, 2 कॉलम है सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो, बाकी के एलिमेंट बचे उसको लिख दो, 0 1 1 और 1। फिर क्या है हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट, विच इज 3 लिख दो। अब 3 क्या है, 3 है फर्स्ट रो में, हाइड कर दो, एंड थर्ड कॉलम में है तो इसको हाइड कर दो, ठीक है। जो एलिमेंट जिस भी रो में है उसको हाइड करना, जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको भी हाइड करना है, बाकी के एलिमेंट्स हमें नोट करने हैं। क्या बच्चे 0 1 1 2, बहुत सिंपल, हम फाइंड कर लेंगे, कुछ नहीं है। देखो 1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम, तो 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 1 1, फिर प्लस 3, सेम यहाँ पे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, 0 इंटू 2 0, माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में -1 आ जाएगा, ठीक है, -2, और ये भी -1 दे रहा है हमें, प्लस 3 इंटू में -1, यानी कि हमारे पास आ गया -1 प्लस 2 -3, तो -4 प्लस 2 यानी कि -2 है हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, मैट्रिक्स ए -2। आप समझे हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 दे रखा होगा तो फर्स्ट रो की हेल्प से फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट की हेल्प से फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो एलिमेंट कौन सी रो में आ रहा है, कौन से कॉलम में आ रहा है, उसको हाइड कर देंगे, बाकी के एलिमेंट्स ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने फाइंड किया 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, एंड ये हमने फाइंड किया 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया। व्हाट्स डिटर्मिनेंट, कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, जब भी हमारा डिटर्मिनेंट्स होगा ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। ओके, चलो नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइनर्स, ठीक है। क्या होता है माइनर्स, रीड करते हैं। ए माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय रिमूविंग अ रो एंड कॉलम फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी जो भी दे रखी हो मैट्रिक्स, उसके अंदर से हम रिमूव कर देंगे किसको, ए रो को और कॉलम को, और फिर जो हमारे पास सब मैट्रिक्स 1 रही है उसको हम माइनर बोलेंगे। आप ऐसे नहीं समझेंगे, देखो कैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। और हाँ, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल M, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये MN होता है। MN क्या होता है, M हो जाएगा यानी रो, ठीक है, रोज हो जाएंगी, और N हो जाएगा कॉलम,
ठीक है, ऑर्डर पूछे, ये एम एन ऑर्डर है, ठीक है। अब कैसे, देखो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, 1 2 2 3। ओके, हमसे बोला जा रहा है कि हमें 1 का माइनर फाइंड करना है, ठीक है, हमें क्या करना है 1 का माइनर फाइंड करना है। तो हम पहले तो m लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो 1 आ रहा है वो फर्स्ट रो में आ रहा है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट रो लिख दो, ठीक है, और फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एम एन क्या है, ऑर्डर है रोज और कॉलम के, कौन सी रो में आ रहा है कौन से कॉलम में आ रहा है, समझ गए ना, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे 1 का माइनर, माइनर ऑफ ये क्या है M11 माइनर ऑफ 1, ठीक है, 1 का माइनर है, क्या होगा, बहुत सिंपल, 1 के सामने वाला एलिमेंट क्या है 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 2 का माइनर फाइंड करना है, तो 2 फर्स्ट रो में तो है लेकिन इसका कॉलम चेंज है, कॉलम सेकंड हो गया, क्या हो जाएगा माइनर ऑफ 2, तो 2 के सामने वाला एलिमेंट क्या है 2, वेरी सिंपल। अब हमें 2, इस वाले 2 का हमें माइनर फाइंड करना है, तो ये अब इसकी रो चेंज हो गई, रो क्या हो गई इसकी सेकंड रो हो गई, लेकिन कॉलम फर्स्ट ही है, तो माइनर यानी 2 के सामने वाला एलिमेंट विच इज 2। नेक्स्ट हमारे पास 3 का हमें माइनर फाइंड करना है, ठीक है, तो 3 कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, ठीक है, कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा M22। बहुत सिंपल, 3 के सामने वाला एलिमेंट क्या है 1 विच इज 1, बस माइनर फाइंड हो गए, ठीक है। ये तो हमने माइनर फाइंड कर लिए, बट ये जो हमने माइनर्स फाइंड किए ना वो ऑर्डर क्या था 2 × 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर था, बहुत सिंपल, हम फाइंड कर सकते हैं उसके सामने वाले एलिमेंट का, उसके जैसे हमें माइनर फाइंड करना है 3 का, तो उसके सामने वाला इसके सामने वाला, बट ये सिर्फ केवल ओनली किसके लिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। बट अगर हम बात करें स्क्वायर का मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 ऑर्डर का, अगर हमारे पास क्या दे रखी हो, ऑर्डर क्या दे रखा हो 3 × 3 ऑर्डर दे रखा हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें स्टेप्स देखा 1 2 3 0 1 1 1 2 1, ठीक है। अब हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। अब हमें क्या करना है, माइनर्स फाइंड करने हैं सभी एलिमेंट्स के, कैसे फाइंड करेंगे हम बताते हैं आपको, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विच इज 1, ठीक है, माइनर ऑफ 1, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है, ठीक है, क्या है ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट रो में आ रहा है फर्स्ट कॉलम में आ रहा है M11, ओके। अब कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल, देखो ये जो 1 है इसको कर दो हाइट, ठीक है, इसको कर दो हाइट, और ये 1 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, दोनों को कर दो हाइट, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स क्या बच गए 1 1 2 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 1 1 2 1। अब हमें कुछ नहीं करना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, तो 1 × 1 1, बीच में माइनस, 2 × 1 2, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो आप समझ गए माइनर कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तब हम माइनर्स ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको 1 का बता दिया, सपोज करो कि अभी हमें क्या निकालना है 1, इस वाले 1 का निकालना है, ठीक है। इस वाले 1 का कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या है इसका, ये सेकंड रो में आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है ये सेकंड, तो ये फर्स्ट 1 जो है वो सेकंड कॉलम में आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे M22, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें ये जो 1 है ना वो किस रो में आ रहा है, सेकंड रो में, पूरा हाइड कर दो, पूरा हाइड कर दिया, कॉलम क्या है इसका सेकंड, उसको भी हाइड कर दो, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स क्या बचे, एक तो 1 बच गया, एक 3 बच गया, लिख दो यहाँ पे 1 3 और 1 बच गया, 1 बच गया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, वेरी सिंपल, तो 1 × 1 1 माइनस 3 × 1 3, तो क्या आ जाएगा -2। तो आप समझ गए ना कैसे माइनर्स फाइंड करते हैं, 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का माइनर अलग तरह से फाइंड करेंगे और 3 × 3 मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर अलग फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने दोनों देख लिए, ये हमने फाइंड किए थे 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के माइनर्स, वो तो बहुत ही सिंपल है,
सामने वाले एलिमेंट को लिख दो, दैट विल बी कॉल्ड माइनर, ठीक है। बट अब हमारे पास नाउ वी आर हैविंग द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, तो अब कैसे माइनर फाइंड करेंगे, तो वो हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब आप ऐसे किसी भी एलिमेंट्स का फाइंड कर सकते हैं माइनर, ओके। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स। सो नेक्स्ट हमारे पास कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स क्या होता है, बिल्कुल माइनर से रिलेटेड, ठीक है। माइनर्स आता होगा तो आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हो इजीली। कैसे, देखो कोफैक्टर क्या है, एक कोफैक्टर इज जस्ट साइन माइनर कैलकुलेटेड, यानी कि कुछ नहीं है, केवल माइनर को साइन, क्या साइन आएगा इसके आगे, बस इतना देखना है, बहुत सिंपल। अब साइन कैसे यूज करेंगे, प्लस आएगा या माइनस। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर इज इक्वल्स टू -1 to the power m + n इंटू में माइनर, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर m + n की वैल्यू क्या है, इवन है, ठीक है, तब तो साइन में क्या हो जाएगा, नो चेंज, जो साइन है वही रहेगा माइनर का, ठीक है। यानी कि नो साइन कैसे रहना है, प्लस रहना है, ठीक है। बट अगर m + n की वैल्यू ऑड है तो साइन हम चेंज करेंगे और नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम ऐसे नहीं एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 2 1, ठीक है। हमें क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है किसका। हाँ एक बात और, कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, तो कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल A, ठीक है। जैसे हमने उसको कैपिटल M और लास्ट में हमने उसका ऑर्डर लिखा था कैपिटल A और इसका ऑर्डर हो जाएगा MN, ठीक है। अब M क्या है, नंबर ऑफ रोज, और N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये है 1, हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 1, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A, ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट रो में है ना, तो फर्स्ट रो कॉलम क्या है, फर्स्ट, तो ये हो जाएगा A11, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, -1 to the power m + n, ठीक है। m क्या है हमारे पास, m है हमारे पास 1, ठीक है, प्लस फिर n क्या है, वो भी 1, और इनटू में माइनर, ठीक है, माइनर ऑफ 1, इनटू में माइनर ऑफ 1 यानी m11, ठीक है। आपको माइनर निकालना सिखाया था ना, कैसे निकालेंगे 1 का माइनर, 1 के सामने वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा 1 का 1, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, अभी बताया था माइनर कैसे फाइंड करेंगे 1 का सामने वाला एलिमेंट है विच इज़ 1, तो 1 हो गया इसका। तो -1 to the power 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू में हमने माइनर फाइंड किया तो ये भी 1 है। आपको पता है कि अभी बताया था कि अगर ये कैसा है, इवन है, इवन आ रहा है 2, तो कोई साइन चेंज ही नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहना है, तो 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो एक और निकालते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ इसका निकालेंगे, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड रो में आ रहा है, ये कौन सी रो है, सेकंड रो, तो सेकंड रो, लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम तो फर्स्ट है ना, वर्टिकल लाइन कौन सी है, फर्स्ट, तो A21 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या बोला जा रहा है, -1 to the power m + n इंटू में माइनर ऑफ A21, ठीक है, माइनर ऑफ इस एलिमेंट का, विच इज एलिमेंट इज 2 का हम माइनर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो माइनर का मतलब हो जाएगा 2 के सामने वाला एलिमेंट तो 2 ही है ना, बस ये तो इसका माइनर हो गया, और फिर दे रखा है -1 to the power m + n, m क्या है हमारे पास, m है 2 और n क्या है 1, ठीक है, इनटू में 2, आप देख रहे हो 2 + 1 क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है ना, 2 + 1 3 हो रहा है, तो 3 मैंने बताया अभी कि अगर ऑड है तो वहाँ पे नेगेटिव आना है, तो यहाँ पे माइनस लिख दो, इनटू में 2, बस -2 आ गया। आपने देखा ना कि कोफैक्टर्स और माइनर में क्या डिफरेंस है, कोफैक्टर और माइनर में केवल साइन की ही डिफरेंस है, कैसे, क्योंकि माइनर क्या आ गया 2 आ गया, बट यहाँ पे साइन क्या हो गया -2 हो गया, वो साइन कैसे चेंज करेंगे, वो हम इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करेंगे m + n के अकॉर्डिंग, अगर m + n इवन है तो वही रहना है, अगर ऑड है तो हम उसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 into 3 की मैट्रिक्स है, 1 2 3
0 1 2 1 1 2, तो बिल्कुल सेम वही करना है और कुछ नहीं करना। चलो हम फाइंड कर लेते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, 2 का फाइंड करेंगे, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2 क्या है, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या है, इसको हम बोलेंगे ए, ठीक है। कैपिटल ए से बताएंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे क्योंकि कोफैक्टर को कैपिटल ए से करते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है, तो रो तो थर्ड हो गई। कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 2 कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में ना, लिख दो थर्ड कॉलम, तो ए 3 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर m प्लस n, m क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो क्या है 3, प्लस n, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम विच इज 3, और इनटू में माइनर ऑफ 2, तो माइनर ऑफ 2 का ऑर्डर क्या है, माइनर को किससे बताएंगे, m3 ठीक है। चलो अब हम इसका माइनर फाइंड कर लेते हैं। माइनर कितना सिंपल है फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, 2 कौन सी रो में आ रहा है, थर्ड रो में, इसको हाइड कर दो, हाइड कर दिया। कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, इसको भी हाइड कर दो। बाकी के एलिमेंट्स बच गए 1 2 0 1, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 1 × 1 1 माइनस 0 × 2 0, तो क्या आ गया, ओनली 1 आ गया, बहुत सिंपल। तो बस आगे ना हमारे पास -1 टू दी पावर 3 + 3 6 हो जाएगा, इंटू में 1 आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये 6 क्या है, इवन है, तो इवन से तो कोई साइन चेंज ही नहीं होगा, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। 1 आ गया, बस यही हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अगर आप कोफैक्टर्स फाइंड करें तो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइनर्स को जाने, माइनर्स कैसे फाइंड करेंगे, अदरवाइज यू कांट फाइंड आउट द कोफैक्टर इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट हाउ टू फाइंड माइनर्स, ओके। अब देखो ये हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देखे, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक। सो हेयर द नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि हमें अगर हम माइनस फाइंड कर सकते हैं तो कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, साइन का ही चेंज है ओनली, और अगर कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं तो एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स है विच इज ए, तो एडजॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इससे हम बताएंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, फाइंडिंग द कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि जो भी मैट्रिक्स है ना उनके सभी एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ट्रांसपोजिंग द कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, यानी सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर आ गया, उसका ट्रांसपोज कर देना है, तो वेरी सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में A11, ठीक है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A34 सॉरी A32 A33, और फिर हम इसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखो हमने ना ये हमारा जो ऑर्डर है वो 3 × 3 मैट्रिक्स का लिया हमने, ठीक है। अगर 2 × 2 का होता तो बस यहाँ तक ही हो जाता। एग्जाम्पल ले रहे हैं, नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैट्रिक्स, द ऑर्डर विल बी ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2 × 2, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 2 2 1, ठीक है। नाउ वी आर सीइंग द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 × 2, ठीक है। हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले सभी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। लेट्स फाइंड A11 क्या है 1, इसका हमें क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, पहले ये तो ये हो जाएगा ना -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू में माइनर को बोलेंगे M11, ठीक है। तो आप देख रहे हो 1 + 1 2 हो रहा है, इवन यानी जो प्लस आएगा साइन प्लस ही आना है, ठीक है। अब M11 कैसे फाइंड करेंगे, 1 के साथ M माइनर आप फाइंड करना बता दिया आपको पहले ही कि 2 × 2 मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड करेंगे, और 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
तो 1 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 के सामने वाला एलिमेंट विच इज़ 1। तो बस बहुत सिंपल बना गया, ठीक है। हम फाइंड करेंगे A12, A12 का मतलब 2 का माइनर एडजॉइंट कोफैक्टर फाइंड करेंगे -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू में माइनर ऑफ 2, तो इसको बोलेंगे, इसको ऑर्डर हो जाएगा A12। अब देखो 1 + 2 3 हो रहा है ना, 3 ऑड है, साइन कैसा आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब माइनर फाइंड कर लो, तो माइनर बहुत सिंपल है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का फाइंड करना, 2 के सामने वाला एलिमेंट 2 लिख दो, A12 हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे A21 का, A21 का मतलब 2 का सेकेंड रो कॉलम फर्स्ट, -1 टू दी पावर 2 इंटू 1, 2 + 1 इंटू में माइनर ऑफ 2 8 M21, ठीक है, माइनर ऑफ 2 + 1 3 हो रहा है, माइनस आ जाएगा, 2 + 1 3 हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। और M21 कैसे फाइंड करेंगे, माइनर है ये, 2 का सामने वाला एलिमेंट 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट है A22, ठीक है, यानी हम 1 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, -1 टू दी पावर 2 + 2 और इंटू में माइनर ऑफ 2, क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 हो जाएगा। और M22 कैसे फाइंड करेंगे, माइनर फाइंड करना है, लास्ट एलिमेंट विच इज़ 1, 1 के सामने वाला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। नाउ वी आर सीइंग एक्सपोनेंट इज इवन है तो प्लस साइन देगा, ठीक है, यानी 1 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोफैक्टर्स क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑल कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गए, विच आर A11, A12, A21, A22, क्या है, A11 है हमारे पास 1, A12 है हमारे पास -2, ठीक है, A21 है हमारे पास -2 एंड A22 है हमारे पास 1, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कोफैक्टर्स फाइंड करना है, वी फाउंड, हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट सेकंड स्टेप सेज नाउ वी हैव टू ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, ठीक है, हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, अब इसका कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज कर देना है। तो यानी कि हम इसको ना थोड़ा रब कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाना है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर है ना मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा A11, A12, A21, A22 का ट्रांसपोज, ठीक है। हमने क्या फाइंड करे, A11 विच इज़ 1, A12 विच इज़ -2, A21 विच इज़ -2 एंड A22 विच इज़ 1 का ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब जो रोज़ है ना, ये रो है फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ठीक है। आपने देखा होगा मैट्रिक्स चैप्टर में, तभी आप ये वाला चैप्टर करें डिटरमिनेंट्स, ओके। तो क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट, अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब हम इसको वर्टिकल में बना देंगे, तो 1 - 2 को वर्टिकल बना देंगे, ये हो जाएगा 1 - 2, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सेकंड रो है ना, अब उसको सेकंड वर्टिकल लाइन बना देंगे, तो ये हो जाएगा -2 1, और यही हमारे पास एडजॉइंट आ गया। समझ गए ना आप, क्या करना है आपको एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, चाहे वो ऑर्डर क्या हो, जो मैट्रिक्स दे रखी उसका ऑर्डर 3 × 3 हो, ठीक है, वेदर इट इज़ ऑफ 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स और इट इज़ ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। बट हियर हमने क्या करा, हमने जो मैट्रिक्स ली थी वो ऑर्डर क्या था, 2 × 2 का था, ठीक है। 3 × 3 का भी बिल्कुल सेम होगा, वो आप समझ गए। उसके लिए माइनस कैसे फाइंड करते हैं, बस फिर माइनस फाइंड करना समझ गए तो कोफैक्टर्स तो आप फाइंड ही कर लेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बता दी कि 3 × 3 ऑर्डर के माइनस कैसे फाइंड करते हैं, ओके। तो बस आपको उनके कोफैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना, आ जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिटरमिनेंट्स देखे हमने, फिर माइनस देख लिए, कोफैक्टर्स देख लिए, एडजॉइंट देख लिए, ठीक है, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और अब हम देखेंगे इन्वर्स। अब इन्वर्स में एडजॉइंट का यूज होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, देखते हैं अभी। So now we are having next topic which is inverse of the matrix, ठीक है।
सो नाउ विल गो ऑन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. हाउ विल फाइंड? स्टेप्स दे रखे हैं, इसकी कंडीशंस होती हैं. देखो फर्स्ट एक कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें क्या फाइंड करना है? उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ओके, अब एक कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, क्या है कंडीशन में? अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है ना तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है, क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0. 0 के इक्वल अगर होगा तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट है हमारी कंडीशन कि ये जो इन्वर्स फाइंड करेंगे ना ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स फाइंड करेंगे, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, केवल इसी के लिए एप्लीकेबल है. ओके, दो कंडीशन देखी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सेकंड स्टेप में बहुत ईजी, आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है. थर्ड स्टेप में आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का? ए इनवर्स इक्वल्स टू में एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, तो वो आप देख रहे होंगे कि एडजॉइंट कहाँ से आएगा? एडजॉइंट हमारा आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स से, क्योंकि क्या होता है कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर का मतलब होता है मतलब देखो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ए का मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एम एन. ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, यही तो होता है. ठीक है, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट हमने आपको बताया था ना, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे. ठीक है, और फिर हम उसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज, और हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए. ठीक है, अब देखो हम ना इसका एग्जाम्पल लेते हैं. एक मैट्रिक्स हमारे पास, और हम जो मैट्रिक्स लेंगे ना उसका ऑर्डर लेंगे 3×3 का. ओके, ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स. इस स्टेप से 1 2 3 0 1 1 0 1 0. ओके, सो नाउ वी आर हैविंग दिस मैट्रिक्स ए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इसका इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स को हम डिनोट करते हैं इससे. ठीक है, ए इन्वर्स, ये हमें करना है फाइंड. क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट? सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे. ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का. तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट हमने आपको बताया था. ठीक है, इससे पहले डिटर्मिनेंट बताया था. डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट रो की हेल्प से फाइंड करेंगे. देखो कैसे? 1 लिखेंगे. ओके, 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, इसको हाइड कर दो. फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसको भी हाइड कर दो. ठीक है, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो. 1 × 0 0 माइनस 1 × 1. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो भी हम देखने जा रहे हैं ना. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो ये वाला जो एलिमेंट है वो नेगेटिव रहने वाला है -2. अब ये क्या आ रहा है? फर्स्ट रो में, हाइड कर दो फर्स्ट रो. लेकिन कॉलम सेकंड में आ रहा है तो अब सेकंड कॉलम हाइड होगा, ये वाला कॉलम हाइड होगा, बाकी के एलिमेंट का प्रोडक्ट कर देना है. ठीक है, तो क्या है एलिमेंट? 0 1 0 0. जब करोगे 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 लिखो, माइनस 0 × 1 0 प्लस अब आगे हमारे पास 3. ठीक है, तो 3 कौन से? रो तो फर्स्ट ही है. ठीक है, बट कॉलम क्या है? 3 कॉलम थर्ड में है. ठीक है, यही तो कॉलम है, इस कॉलम में आ रहा है यानी थर्ड कॉलम. तो नाउ विल हाइड थर्ड कॉलम. ओके, हमारे पास क्या एलिमेंट्स बच जाएंगे? 0 1 0 1 0 1 0 1. क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 × 0 0 माइनस और 0 × 1 0. सो हमारे पास क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से 1 × -1 बस यही आ रहा है, बाकी तो सब 0 बन गया. तो क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 0 के इक्वल नहीं होना. अगर 0 होता ना यहाँ पे तो हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं करते, बट ये किसके इक्वल है? नॉट इक्वल्स टू 0 यानी -1 के इक्वल है. तो अब हम क्या करेंगे? इसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे. इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे इस सभी एलिमेंट्स के. चलो कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं. ठीक है,
कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? फर्स्ट हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 के लिए लिखेंगे कैपिटल A11, ठीक है, कैपिटल A11। चलो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? ये जो है 1 हमारा ये फर्स्ट रो में आ रहा है ना, तो फर्स्ट रो को हाइड कर दो, ठीक है, इसको हमने हाइड कर दिया। फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है ये, ठीक है, ये जो 1 है फर्स्ट कॉलम में है ना, इसको भी हाइड कर दो और इसको भी हाइड कर दो, बाकी के जो एलिमेंट्स बचे उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो 1 यही तो बचे, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें ना साइन लगाना होता है कोफैक्टर्स में, ठीक है। साइन क्या लगाते हैं? अगर ये 1 और 1 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, m प्लस n को देख लेते हैं। m क्या है? नंबर ऑफ रोज 1 है, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, वो भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, यानी इवन है, तो साइन का कोई मतलब नहीं, जो है वही रहेगा, ठीक है। अब फाइंड करेंगे A12, A12 का मतलब कोफैक्टर ऑफ 2, ठीक है, ये फर्स्ट रो में लेकिन सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, बाकी एलिमेंट है हमारे पास 0 1 0 0, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0 ही आना है, ठीक है, 0 आ गया। 0 के आगे आप नेगेटिव साइन यूज करो, प्लस करो, क्या फर्क पड़ रहा है, 0 ही आना है, ओके। और यहाँ पे 1 + 2 को ऐड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर कोई और नंबर होता रिप्लेस ऑफ 0, देन वी यूज नेगेटिव साइन, बट हियर 0 इज देयर, सो विल नॉट यूज एनी साइन, ओके। नाउ वी विल फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3। 3 इज लाइंग इन थर्ड रो, थर्ड रो में आ रहा है ना, एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो थर्ड रो और सॉरी फर्स्ट रो में आ रहा है ये, ठीक है, फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, ओके। हाइड कर दो, फर्स्ट रो हाइड कर दो, थर्ड कॉलम हाइड करो, वेरी सिंपल। बाकी के एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, क्या बच जाएंगे? 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0, ये भी 0 आ गया, हमारे यहाँ से भी कोई साइन से मतलब नहीं, बिकॉज वी आर गेटिंग 0, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम क्या फाइंड करेंगे? A21, यानी अब हमें सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना है ना, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? अब हमारे पास सेकंड रो आ गई, ठीक है, सेकंड रो में तो आ रहा है ये तीनों एलिमेंट, अब सेकंड रो का फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो का हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो सेकंड रो में 0 आ रहा है, लेकिन 0 क्या है? फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो में है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 1 को, तो ऑड दे रहा है, ऑड में माइनस साइन यूज करना है, कुछ भी आता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है। सेकंड रो को हाइड करो, हाइड कर लिया, फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, बाकी के एलिमेंट बच गए 2 3 1 0, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो 0 इंटू 2 0, माइनस 1 इंटू 3 3, यानी -3 आ गया, ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 1, तो इसको बोलेंगे A22, ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो अब हम सेकंड रो हाइड कर लो और सेकंड कॉलम हाइड कर लो, समझ रहे हो ना। बाकी के एलिमेंट क्या बचे, इन्हें हाइड करने के बाद देखो 1 बचा, 3 बचा, 0 और 0, यही एलिमेंट बचे इनको हाइड करने के बाद, ठीक है। वी आर इग्नोरिंग दिस रो एंड दिस कॉलम, सो एलिमेंट्स आर रिमेन्ड विच आर 1 3 0 और 0, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास A23 क्या है नेक्स्ट? A23, A23 का मतलब अब हम 1 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो 1 इज लाइंग इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो बोल दिया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, जब इन दोनों को ऐड करोगे 2 + 3 5 हो रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, बाकी एलिमेंट कुछ भी आता है, देखते हैं, ठीक है। चलो क्या आता है देखते हैं। अब हम इसको हाइड कर लेंगे क्योंकि थर्ड कॉलम में आ रहा है और सेकेंड रो में आ रहा है, क्या एलिमेंट्स बच गए? 1 2 0 1, 1 2 0 1, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 1 इंटू 1 1, माइनस 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो 1 बचा और माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। फिर क्या आ गया? अब हमने फर्स्ट रो के निकाल लिए कोफैक्टर, सेकेंड रो के निकाल लिए, अब नाउ वी आर हैविंग थर्ड रो, थर्ड रो के एलिमेंट से और कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो क्या बोलेंगे? 0 का हमें फाइंड करना है, 0 आ रहा है थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, 3 + 1 4, तो यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है, प्लस आ जाएगा। देखो अब क्या करेंगे? थर्ड रो को हाइड कर लेंगे, थर्ड रो को हाइड कर लो, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, बाकी के एलिमेंट्स क्या बच जाएंगे? 2 3 1 1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 2 3 1 1, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू 2 2, माइनस 3 इंटू 1 3, 2 - 3 -1, ठीक है, क्या आ रहा है? -1, माइनस प्लस माइनस, वेरी सिंपल। नाउ वी विल फाइंड कोफैक्टर ऑफ
दिस एलिमेंट विच इज़ 1। 1 को क्या लिखेंगे, ये इट इज़ लाइंग इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो चलो ऐड करो m+n, यानी कि 3 + 2 को ऐड करोगे 5 हो रहा है। 5 इज ऑड, यानी माइनस साइन आगे आएगा। ओके चलो फाइंड करते हैं। देखो सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसको हाइड कर दो। थर्ड रो में आ रहा है, इसको हाइड कर दो। सो एलिमेंट्स आर 1 3 0 1, ये एलिमेंट्स हमारे पास बच गए। ठीक है, हमने थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया। सो एलिमेंट वी आर हैविंग एलिमेंट्स विच आर 1 3 0 एंड 1। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इन एलिमेंट्स का। चलो कर दो, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, -3 × 0 0 आ जाएगा, हमारे पास आया 1। लिख दो 1 आ गया, तो A32 क्या हो गया -1। लास्ट एलिमेंट है हमारे पास 0, तो 0 इज लाइंग इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, सो वी विल इग्नोर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। सो द एलिमेंट्स आर लेफ्ट 1 2 0 1। हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे, 1 2 0 1। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। 1 का 1 से 1 -0 × 2 0, 1 - 0 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 3 6, यानी कि इवन है। इवन के लिए तो प्लस साइन ही यूज होगा। हमारे पास कोफैक्टर्स क्या आ गए, चलो इसको हम रब कर देते हैं। एंड नाउ विल राइट हियर ऑल द कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, A23, A31, A32, A33। देखो क्या आ गए हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएंगे A11 क्या आया, A11 है हमारे पास -1। ठीक है, -1। A12 हमारे पास है 0। A13 क्या है, ये भी 0 है। ठीक है, A21 क्या है, 3। A22 क्या है, 0। A23 क्या है A23 -1। ठीक है, A31 क्या है, -1। A32 क्या है, -1। A33 क्या है, 1। तो ये हमारी क्या आ गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहीं से हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना। देखो A इनवर्स इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास अब क्या नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है। ठीक है, फाइंड कर लो एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, बहुत सिंपल। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या है हमारे पास, ये सारे कोफैक्टर्स हैं, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है जो हमारे पास रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, -1 0 0। ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम बना देते हैं, 3 0 -1। ये हमारे पास थर्ड रो है, सो वी विल कन्वर्ट दिस रो इनटू थर्ड कॉलम, -1 -1 1। नाउ वी आर हैविंग एडजॉइंट ऑफ ए। सो बट वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सब कुछ हमारे पास है, बहुत ही सिंपल, हम सब कुछ नोट कर देंगे यहाँ पे और हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, ए इनवर्स इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या है हमारे पास, ये है -1 3 -1 0 0 -1 0 -1 और अपॉन में डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था -1। ठीक है, बहुत सिंपल, ये क्या हो जाएगा, इसको हम -1 ऐसे लिख देंगे, -1। ठीक है, माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे होता सपोज करो 2 होता तो क्या करते, तो हम सभी एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है,
क्या कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, आ जाता आंसर। बट अभी क्या है -1, तो माइनस से तो कोई फ़र्क नहीं है, केवल -1 ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। यानी सभी एलिमेंट्स की माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाना है हमारे पास, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, या जीरो तो ऐसे ही रहना है, माइनस माइनस प्लस, जीरो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, आ गया हमारे पास ए इनवर्स। So now we are having the answer. We have to find inverse of the matrix. So we found which is A inverse equals to 1 minus 3 1 0 0 1 0 1 minus 1. बहुत सिंपल है, आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए एट फर्स्ट यू हैव टू चेक द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। जिस भी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. So there is one condition that determinant of that matrix should not be equal to 0. Okay, अगर determinant of that matrix is equal to 0 then you can't find out the inverse of that matrix. So it is very necessary to not v दे, जो डिटर्मिनेंट है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इन जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन नंबर ऑफ कॉलम्स शुड इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. ओके, बस हमारे पास इन्वर्स निकल आएगा. सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है. कोफैक्टर फाइंड, क्योंकि आपको एडजॉइंट फाइंड करना है. एडजॉइंट्स कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, वहाँ से एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूले बेस्ड. ठीक है, बहुत सिंपल है. इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस फाइंड कर लेंगे. चलो, नाउ विल गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक. So next topic is there, which is area of the triangle using determinant formula. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है डिटर्मिनेंट फॉर्मूले की हेल्प से. कैसे करेंगे, देखो हमें एक तो इस प्रकार से दे रखा है एक ट्राइंगल, पूरे एग्जाम्पल से बता रहा है. ठीक है, AVC हमें दे रखे हैं, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं AVC. ठीक है, और x1, y1, x2, y1, x3, y3 इस प्रकार से दे रखे हैं. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमें ये वर्टिसेस दे रखे हैं A, x1, y1, V दे रखा है x2, y2 एंड C दे रखा है x3, y3. ठीक है, क्या करना है इसका, अब सपोज कर लो कि आपके अभी तो ये x1 y1, चलो पहले बाद में देखते हैं. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ. ठीक है, और फिर आ जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1. ये होता है किसी भी ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला. क्या होता है, ये होता है, यानी कि आपको डिटर्मिनेंट फॉर्मूले की हेल्प से आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. तो बहुत सिंपल, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, बस हमारा आ जाएगा. ठीक है, और हम और डिटेल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, और फिर हो जाएगा x1 y2 माइनस y3. ठीक है, और फिर माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा फिर y1 माइनस y2. ये होता है हमारा फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट किसी भी जो हमें दे रखा है किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्मूलेज. चलो फाइंड करते हैं. ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, फाइंड करेंगे. यहाँ पे ना प्लस होता है, ये भी प्लस है, x1 भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस. अब एग्जाम्पल लेते हैं. देखो ये दे रखे हमें 1 2. ठीक है, B पॉइंट है, वर्टिसेस 2 3, C है
3 4। ठीक है, हमें इन सभी के क्या निकालना है, हमें इन तीनों पॉइंट की हेल्प से इसका ये जो ट्रायंगल दे रखा है ना, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, ये वर्टिसेस दे रखे हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है, इसका एरिया फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्मूला इज हाफ। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे x1 y1 1 2, फिर x2 y2, फिर x3 y3, और यहाँ पे रहने वाला है 1 1 1। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ ऐसे ही रहेगा, और x1, तो x1 क्या है हमारे पास, x1 है 1। ठीक है, 1 को लिख दिया। फिर y2 माइनस y3, y2 है हमारे पास 3 माइनस y3 क्या है 4। ओके, फिर है हमारे पास x2 प्लस का। ठीक है, और तो x2 क्या है यहाँ पे, x2 हमारे पास 2। ठीक है, फिर क्या कहता है y3 माइनस y1, y3 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 2, प्लस अब x3 क्या है हमारे पास 3, और फिर क्या कहता है y1 माइनस y2, तो y1 क्या है हमारे पास 2 और y2 क्या है y2 3, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या आता है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या आ जाएगा हाफ, और 1 इंटू में 3 माइनस 1 माइनस 1 आ जाना है। ओके, प्लस 2 इंटू में 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा प्लस 3 और इंटू में 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखो हाफ माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3, देखो ये माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 प्लस माइनस 4 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका एरिया तो 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या है, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये जो पॉइंट, ये तीनों किस पे लाई कर रहे हैं, ए बी सी पॉइंट लाई कर रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन ए लाइन। ठीक है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं इसके, क्योंकि इसका जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या है 0 आया। तो ऐसे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जब हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे वो और देखते हैं। सो क्या है नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट्स को यूज करके। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि ये लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। 2 पॉइंट दे रखे ए और वी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2। कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, इसको हम लिखेंगे x बाई x1 y1 x2 y2 1 1 1, यानी कि हमारे पास x1 दे रखा है और y1 दे रखा है, x2 दे रखा होगा y2, यानी आपको इस प्रकार से दे रखा होगा 1,3 और 2,4। ठीक है, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, ये पुट कर देना इसमें x1 y1 x2 y2 की जगह, बाकी ये सब चीज़ें हमने अपने आप से ली हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा x, ठीक है, y1 माइनस y2 और माइनस y, फिर हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस 1। ठीक है, x1 y2 माइनस x2 y1, बस यही हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन
तो ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे, 2 points will be given and then there will be given that you have to find the equation of this line. So you will find the equation of this line, of that line using this formula. Okay, next देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ये क्या होता है, देखो आपको इस प्रकार से लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी, a1x प्लस v1y इक्वल्स टू में c1, ठीक है। फिर नेक्स्ट a2x प्लस v2y इक्वल्स टू में c2। अब नेक्स्ट थी, इससे आगे भी कोई भी इक्वेशन दे रखी हो सकती है। अभी हमने केवल 2 इक्वेशंस ली हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले a फाइंड करना है, ठीक है। ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। फिर वी फाइंड करना है, वी क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। यानी कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी, लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स लेनी है, फिर आपको एक्स, ये क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, चलो हम पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी वेरिएबल्स है ना एक्स बाई उनके हमें क्या लेने हैं, कोफिशिएंट ले लेने हैं। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, a1 v1 a2, जो भी कोफिशिएंट्स दे रखे सभी को नोट कर लिया, तो ये यही कहलाएगा A इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम B वेरिएबल मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। वेरिएबल मैट्रिक्स का मतलब वेरिएबल्स कितने दे रखे हैं, ठीक है। तो एक तो x दे रखा है, दूसरा y दे रखा है, लिख लिया, ठीक है। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, B फाइंड करेंगे। B क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट क्या है, C1 C2। यहाँ पे जैसे कि अगर कांस्टेंट इस प्रकार से 3 और 4, ठीक है, फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा A इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स, V इज कॉल्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके पास ये आ गए। अब हमारा सॉल्यूशन ऑफ द, अब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इन सभी का, हम इसको लिखेंगे AX इक्वल टू में B, ठीक है। क्या लिखेंगे, AX इक्वल टू में B। यहाँ से हम X इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इस एक इधर ले जाएंगे A इनवर्स B, ठीक है। यही तो हमारा इसका सॉल्यूशन होता है। अगर हमसे बोला जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, AX इक्वल टू में V और X क्या हो जाएगा, X बाई, मतलब आपको ये वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। यहाँ से A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में V, ठीक है। देखो आपको यहाँ से x मिल जाएगा वेरिएबल और y मिल जाएगा, ऐसे हम फाइंड करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन होती है, कब फाइंड करेंगे, जब व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब ये 0 के इक्वल लेंगे तभी हम इसको ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, अदरवाइज हम नहीं सॉल्व करेंगे। और क्योंकि अब इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन बन रही है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन इज देयर, तब आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये पूरा जो फॉर्मूलेशन तब आपको ऐसे यूज करना है। चलो एग्जांपल लेते हैं इसका एक, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल लिया है हमने, लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है इसको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। कैसे सॉल्व करोगे, सो एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स विच इज A, ठीक है। क्या होती है ये, कांस्टेंट को नोट कर लो, 2 3 वेरिएबल्स के जो भी कोफिशिएंट है उसको नोट कर लो। इसका क्या है, कांस्टेंट 1, इसका -2, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है हमें, फिर हमें वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल का मतलब 2 वेरिएबल, एक x और एक y, ठीक है। फिर v, हमें b क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स विच आर 7 -3। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि अगर 0 के इक्वल आ गए तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तब इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, हम ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा सॉल्व तभी करेंगे जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। लेट्स चेक, देखो चलो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × -2, बीच में माइनस,
फिर 3 इंटू 1, ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ बीच में माइनस, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो आ जाना है -4 -3 -7। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -7 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब 0 के इक्वल लेंगे यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। बहुत सिंपल, हम इसी सॉल्यूशन से इसी फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट निकालना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यही तो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, यही तो फॉर्मूला यूज करना है। एक्स वाई सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, ए एक्स इक्वल टू में बी, और हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स क्या है, वेरिएबल्स, एक्स इक्वल्स टू में ए इनवर्स भी। सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए का मतलब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज कर दें, ठीक है। एडजॉइंट का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, कोफैक्टर्स, जो भी सभी कोफैक्टर्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यानी अगर हम बोलें तो A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज, ठीक है। A11 क्या है हमारे पास, 2 का कोफैक्टर हो जाएगा -2, ठीक है, 1, और देखो फिर साइन यूज करते हैं ना, ये तो माइनर है, साइन यूज करेंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। 1 + 1 ये तो इवन है, इवन से हमारा कोई मतलब नहीं, इवन तो प्लस ही देता है, ठीक है, बट ये है 1 + 2 ये ऑड है, तो यहाँ पे माइनस यूज कर दो, ठीक है। अब हम किसका फाइंड करना है, A12 का कोफैक्टर यानी 3 का कोफैक्टर, सामने वाला एलिमेंट -1 हो जाएगा, ठीक है। अब A21 फाइंड करेंगे, 2 + 1 3 यानी माइनस आ जाएगा, ऑड दे रहा है ना, m + n ऑड दे रहा है ना, ऑड का मतलब नेगेटिव, साइन नेगेटिव रहना, लिख दिया नेगेटिव, कुछ भी एलिमेंट आए। चलो 1 का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, माइनस है ना, 3 आ जाएगा, 1 के सामने वाला एलिमेंट 3 आ गया। अब हम A22 जब ऐड करोगे तो प्लस है, तो प्लस से हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। यह है -2 के सामने वाला एलिमेंट है 2, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी एडजॉइंट फाइंड नहीं हुआ है, कोफैक्टर्स ही फाइंड हुए हैं, क्योंकि एडजॉइंट का मतलब है बस इसका हमें ट्रांसपोज और फाइंड करना है। ट्रांसपोज कहता है कि जो हमारे पास रो है उसको कॉलम में चेंज करो। चलो ये रो है ना, तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब सेकंड रो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये इस टाइप से हो जाएगी, तो -3 और 2 ये आ गया एडजॉइंट, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, x इक्वल्स टू में A इनवर्स B। A इनवर्स कहता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में B, ठीक है। तो एडजॉइंट हमने क्या फाइंड करा, एडजॉइंट आया हमारे पास -2 -3 -1 2 -2 -3 -1 2 अपॉन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, हमने फाइंड किया था -7 लिख दो -7, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, इनटू में बी है, बी क्या है हमारे पास, बी हमने फाइंड किया था कांस्टेंट क्या आए थे 7 और -3, ठीक है, 7 और -3। अब आपको कुछ नहीं करना, बस पहले हम ये जो 7 है ना, इससे सबको डिवाइड कर देना है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे -1/7। बस कुछ नहीं करना, ये जो नीचे है ना एलिमेंट्स, उससे आपको पूरे सभी को डिवाइड करना है, तो इसको लिख दो -1/7। उससे पहले एक काम और करना है, इस पूरे मैट्रिक्स का इसके साथ इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना है, ठीक है। चलो प्रोडक्ट करते हैं, -2 × 7 प्लस -3 × -3, ये प्रोडक्ट कर लिया। फिर अब हम इसका करेंगे प्रोडक्ट इसके साथ, तो -1 × 7 प्लस 2 × -3 क्या आएगा, x फाइंड करना ना, वेरिएबल्स x और y, ठीक है। क्या आ जाएगा, -1/7 इंटू में ये हो जाएगा 14, माइनस का 14, ये हो जाएगा प्लस का 9, ये हो जाएगा -7 -5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 और ये हो जाएगा -12, ठीक है। और आगे हमें -1/7 दे रखा है, तो गाइस अगर हम x और y फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ना -1/7 से हमें अंदर डिवाइड कर देना है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 5/7 आ गया। फिर दूसरा माइनस से माइनस कैंसिल, 12/7 आ गया। हमसे बोला जा रहा है हमें वेरिएबल्स फाइंड करें, तो वेरिएबल्स की आ गए, x की वैल्यू आ गई 5/7 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/7। बस हमारा ये हो गया वेरिएबल्स फाइंड, और हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब
ए जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम ऐसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को यूजिंग डिटर्मिनेंट फार्मूला, बट आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये यूज करना है, ठीक है, क्योंकि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या है, 0 के इक्वल नहीं, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से हम वेरिएबल्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब और भी कंडीशन है, अभी देखते हैं। तो हमने देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने केस फर्स्ट देखा, जब हमारा व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तब ये क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। और ऐसी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू में a इनवर्स v फाइंड करेंगे, यानी वेरिएबल्स फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू v। ओके, केस सेकंड व्हेन, अब केस सेकंड में क्या है, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के बारे में देखेंगे। ओके, तो आपको निकालना है एडजॉइंट ए, ठीक है, इनटू में v, ये फाइंड करना है। और अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है एडजॉइंट ए और उसका प्रोडक्ट करना है v के साथ, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट है ना, एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, आपने देखा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है तो हमें उसके नेक्स्ट ये चेक करना है एडजॉइंट ए इनटू v। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हमारे पास ये केस सेकंड है, केस सेकंड में सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो कंडीशन फर्स्ट थी, अब कंडीशन सेकंड है, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट क्या थी, व्हेन एडजॉइंट a ऑफ a इंटू v इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट हमारे पास व्हेन एडजॉइंट a इंटू v इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्या है, अब ये इनकंसिस्टेंट को शो कर रहा है एंड हैज नो सॉल्यूशन। अब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। क्या है, अब ये इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने देखा कंडीशन 3 थी, ठीक है, 2 केस थे हमारे, जब इक्वल है 0 के इक्वल नहीं है तब तो यूनिक सॉल्यूशन है और उसको हम सॉल्व करेंगे आगे यहाँ तक, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। हमने देख लिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम देख चुके। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, लेट्स गो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या है प्रॉपर्टीज, लेट्स सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। देखो क्या है, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स है, क्या है, a1 a2 a3 v1 v2 v3 c1 c2 c3। सपोज करो कि इसकी वैल्यू क्या है, c है। इसको सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट को जब हमने फाइंड किया तो क्या आ गया, c आ गया, कांस्टेंट c, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि अब हम इसकी रोज को चेंज कर देंगे, ठीक है, और कॉलम्स को, रोज और कॉलम को चेंज कर देंगे। तो देखो जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन गई, फर्स्ट सेकंड रो वो सेकंड कॉलम बन गई, ये थर्ड रो तो ये थर्ड कॉलम बन गया। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इसको हमने जब सॉल्व किया तब भी कांस्टेंट सी आया, इसको सॉल्व किया तब भी कांस्टेंट सी आया, ऐसे नहीं समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो हमने एक डिटर्मिनेंट्स यानी मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए हम ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले 1 लो, ठीक है, 1 इज लाइंग इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 9 5 जा 45 और 8 6 जा 48,
फिर माइनस यूज करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 आ रहा है फर्स्ट रो में, हाइड कर दो, सेकेंड कॉलम में आ रहा है, इसको भी हाइड कर दो। क्या बच गया, 9 4 ज़ा 36 माइनस 7 6 ज़ा 42 प्लस, अब ये है 3, इसको 3 लिख दो। अब 3 आ रहा है फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 माइनस 35। ओके, क्या आ जाएगा, 45 माइनस 48 हो जाएगा -3 -2 इंटू में 36, 42 में से 36 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा -6 प्लस 3 इंटू में 32 में से जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -3। क्या आ रहा है हमारे पास, -3 माइनस माइनस प्लस 12 -3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 और 3 क्या हो जाना है, ये हो जाएगा -12 प्लस 12 यानी 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करा, विच इज इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है नाउ, this is given in property that when we are changing rows and columns then we are getting there is no change in the determinant's value। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं हो रहा जब हम इसकी रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखो क्या करेंगे, अब हम रोज जो है उसको चेंज कर रहे हैं। कैसे कर देंगे, अब हम इसकी जो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो विल कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सो इट विल बी 1 2 3, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। नाउ सेकेंड रो विल कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम, ओके। तो ये फर्स्ट जो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है अभी वर्टिकल लाइन में बन जाएगी, तो ये हो जाएगी 4 5 6। अब थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी 7 8 9, ओके। चलो अब हम क्या करते हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देखते हैं फिर क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई चेंज नहीं होगा। लेट्स सी, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1 लिख दो, ठीक है। 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, 9 5 ज़ा 45 माइनस 6 8 ज़ा 48, बीच में -4 आ जाएगा। इसको अब आ रहा है 4 आ रहा है फर्स्ट रो में, हाइड कर दो, सेकेंड कॉलम में इसको भी हाइड कर दो, 9 2 ज़ा 18 माइनस 8 3 ज़ा 24 प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको हाइड कर दो, 7 फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 3 ज़ा 15। देखो क्या आ रहा है हमारे पास, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, देखो क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में 1 इंटू में 45 माइनस 48 माइनस का 3 -4 इंटू में हो जाएगा ये माइनस का 6, ओके, और ये हो जाएगा +7 इंटू में माइनस का 3, ठीक है। 12 माइनस 15 है ना, तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 24 माइनस 21, 21 और 23 21 और 3 -21 प्लस 24, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 आ गया। आपने देखा ना, व्हेन वी आर चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स there is no change, determinant's value is 0 and here is 0, यानी कि before changing rows and column the value of determinant is 0, we got the value 0, okay, and after changing the value rows and column we got same value 0 which is 0। तो क्या हुआ, बिल्कुल ठीक बोला ना, हमने आपको प्रूव किया है कि ऐसा अगर हम रोज और कॉलम को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ गए ना इतनी बात, बस ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स गो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, लेट्स सी। सो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, बट हम सेकंड प्रॉपर्टी से पहले एक चीज़ बताएंगे, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा गया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया गया था कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स हमारी ए है, ठीक है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो उसी के इक्वल होगा अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे देन, ओके, ठीक है। पहले हमने एक सिंपल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया और फिर बाद में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, फिर देन हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हमारी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसको हम रब कर देते हैं एंड नाउ विल गो ऑन प्रॉपर्टी सेकेंड। क्या कहती है सेकेंड प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की 2 रो, जैसे कि देन दिस साइन चेंज ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। देखो आप यहाँ से देखो, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 V1 V2 V3 C1 C2 C3, ठीक है।
अब हमने क्या करा, 2 रोज को चेंज कर दिया, 2 रोज को चेंज कर दिया। कैसे रिप्लेस कर दिया, देखो ये वाली हमारी पास ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है थर्ड रो। हमने थर्ड रो को फर्स्ट रो से रिप्लेस कर दिया। देखो कैसे, ये हमारे पास थर्ड रो है ना, अब हम यहाँ पे ले आए इसे C1 C2 C3। अब ये थर्ड रो फर्स्ट रो बन गई ना। अब ये तो सेकंड तो बिल्कुल वैसे ही रही, और ये जो फर्स्ट रो होती है हमारी वो हमने थर्ड रो बना दी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, साइन चेंज हो जाता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। या तो 2 रोज को चेंज करो या फिर 2 कॉलम्स को चेंज करो, तो साइन डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो हमारे पास ये है डिटर्मिनेंट 1 2 3 0 1 0 एंड फिर है 2 4 0, ठीक है। इसको बोलेंगे हम R1 R2 R3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ना डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करो, 1 लिख लिया, ठीक है। 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, हाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, बाकी के एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। 1 × 0 0 - 4 × 0 0, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। बाकी के एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट 0 × 0 0 - 2 × 0 0 +3, ठीक है। अब 3 आ रहा है फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में हाइड कर दो, बाकी के एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट 4 × 0 0 - 2 × 1 2, क्या आ जाएगा 1 × 0 0 - 2 × 0, ये भी 0, और ये हो जाएगा 3 × -2, यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -6, है ना। इतनी हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, क्या बोल रही प्रॉपर्टी, अब हम 2 कॉलम्स को चेंज कर लें या फिर 2 रोज को चेंज कर लें, फिर जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ना तो उसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाना है, ठीक है। चलो ऐसा करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। देखो कैसे, अब हम ना ये रो जो है फर्स्ट रो को और थर्ड रो को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, तो थर्ड रो बन जाएगी फर्स्ट रो 2 4 0 और फर्स्ट रो बन जाएगी थर्ड रो। सो ये हो जाएगी 1 2 3 एंड सेकेंड रो वही रहने वाले 0 1 0, ठीक है। चलो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। 2 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, 3 × 1 3 - 2 × 0 0। अब ये हो जाएगा 4 माइनस का, ठीक है। 4 आ रहा है फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में हाइड कर दो, 3 × 0 0 - 1 × 0 0 प्लस ये 0 है। अब ये आ रहा है फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में हाइड कर दो, 2 × 0 0 - 1 × 1। देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा 2 × 3 6 आ जाएगा, ठीक है। बाकी के एलिमेंट हो गए 0। हमने देखा ना, क्या कहा था कि साइन चेंज हो जाएगा। देखो अभी -6 था, ठीक है, अब क्या हो गया 6 हो गया, तो साइन चेंज होता है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो अगर हमारे पास -6 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाना है ना, तो हमने प्रूव कर दिया, समझ गए ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम 2 रो व्हेन वी आर चेंजिंग 2 रोज और 2 कॉलम्स, ओके, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज्ड बाय नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यानी कि जो वैल्यू अभी पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, बट हम जब रोज एंड कॉलम को चेंज कर देंगे तब वो नेगेटिव आंसर देगी, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो पॉजिटिव भी हो जाना है ना। जैसे अभी हमने देखा ये माइनस था और उसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, बिकॉज बोल रहा है ना कि देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, यानी कि माइनस आ जाता है, ठीक है। माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। हम सेकंड प्रॉपर्टी देख चुके एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टी थर्ड। सो नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टी थर्ड। तो बहुत ईजी है, कैसे ईजी है, देखो क्या कह रही है थर्ड प्रॉपर्टी, एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है, जब किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल यानी सेम है, इक्वल है, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। देखो ये बोला गया है, दैट इज 2 रोज है हमारे पास, 2 रोज आर देयर। फर्स्ट रो है हमारे पास इन विच द एलिमेंट्स आर A1 A2 एंड A3, ठीक है, ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो में एलिमेंट्स है V1 V2 एंड V3। अब थर्ड रो में है A1 A2 एंड A3।
हम क्या देख रहे हैं कि R1 जो है वो किसके इक्वल है, R2 के, सॉरी R3 के। ये दोनों रोज क्या है, सेम है ना, ये भी A1, ये भी A2, ये भी A3, ये भी A1, A2, A3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे केस में वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की, 0 हो जानी है। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और इसकी भी वैल्यू जो है 1 2 3। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू जो आप देख रहे हो दोनों रोज क्या है, सेम, R1 एंड R3 आर सेम। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। समझ गए ना, जब दो रोज व्हेन टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। समझ गए, बहुत ईजी है प्रॉपर्टी थर्ड। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज अबाउट टू बी प्रॉपर्टी 4। सो नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 4। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, देखो इसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, यानी कि आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, तो उसकी एक रो ले लो, ठीक है, या फिर एक कॉलम ले लो, और हमने उसके एक रो के सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दिया एक कांस्टेंट के साथ, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे देखो क्या बताया गया है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स दे रखे A1 V1 ये है C1, ठीक है, A1 V1 C1, A2 V2 C2 एंड A3 V3 C3, ठीक है। अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, इसका मतलब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास, ये ना C1 आएगा। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो ये आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी 4 के अंदर कि अब हम इस डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कर देंगे, या तो फिर इसकी एक रो ले लो या फिर एक कॉलम ले लो, ठीक है, उसका हम प्रोडक्ट कर देंगे किसी कांस्टेंट के साथ। तो हमने कांस्टेंट के ले लिया और हमने प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ, फर्स्ट रो के साथ कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्सपेंड में इस जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, सपोज करो कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट आया हमारा C1 आ गया, ठीक है, तो अब जब हमने अब यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, तो हम इसका जब एक्सपेंड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, K इंटू C1 हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट की हो जानी है, जैसे कि बताया गया है कि कांस्टेंट K की मल्टीप्लाई इस पूरे, बाकी तो पूरा सेम है ना, ये वाला और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, बस केवल कांस्टेंट K आ गया। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0 1 0 और फिर है 1 2 0, ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यानी कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 का करेंगे, 1 का, ठीक है, फर्स्ट रो में लाई करा, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, बाकी के एलिमेंट 0 बन गए, -2 हो जाना है, ये फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, ठीक है, सेकंड कॉलम में हाइड कर दो, बाकी के एलिमेंट 0 हो गए, +3 ये आ रहा है फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में, तो एलिमेंट्स हमारे पास ये बच गए 0 × 2 0 -1, बाकी के एलिमेंट 0 बच गए, बस हमारे पास -3 आ गया, ठीक है। हमने फाइंड करा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -3। अब क्या कह रहा है हमसे, अब नेक्स्ट कंडीशन में हमें इस डिटर्मिनेंट का एक कांस्टेंट K के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। अब हम कांस्टेंट K क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है, 2 R1, अब हम R1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ठीक है, तो क्या हो जाना है, देखो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाना है, 2 × 2 4 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, बाकी के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम 0 1 0 1 2। जब हम एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक कांस्टेंट से, तो या तो एक रो से ही कर लें या फिर एक कॉलम से ही कर लें, तो फर्स्ट रो से कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। चलो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 2 लिखेंगे, ये आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, बाकी के एलिमेंट 0, ठीक है, ये -4 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हाइट सेकंड कॉलम हाइट, बाकी के एलिमेंट 0 +6 आया, फर्स्ट रो में आ रहा है फर्स्ट रो हाइट फर्स्ट थर्ड कॉलम हाइट, ठीक है,
तो ये हो जाएगा 0 - 1, यानी कि गाइस हमारे पास -6 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया था कि जब हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी C1, तो फिर अगर हम उसकी प्रोडक्ट किसी एक कॉलम या एक रो के साथ करेंगे तो कांस्टेंट के इंटू C1 हो जाना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करा, ये सिंपल वाली मैट्रिक्स है, सिंपल वाला डिटर्मिनेंट है, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई नहीं करी थी इनिशियल वाला। ठीक है, तो क्या है -3। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद यही तो आना चाहिए 3 × 2, क्योंकि 2 तो हमने कांस्टेंट लिया है ना, तो बिल्कुल ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × में -3। ठीक है, यानी कांस्टेंट इंटू C1 आ गया ना, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब है जब आप पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया एक नॉर्मल, मतलब जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट दे रखा था, हम जो भी मैट्रिक्स दे रखी थी हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करा तो उसकी वैल्यू आ गई। लेकिन अब नेक्स्ट में हमने क्या करा, जब हमने उसकी मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट से कर दी, एक रो की एक कॉलम की, तो उसमें पूरे डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आगे उसकी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। ओके, जैसे कि इसकी भी -3 आई, इसकी भी -3 आई, बस केवल 2 से मल्टीप्लाई हो गई। वेरी सिंपल, बहुत ईजी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी 4। हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5। सो हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी 5। ठीक है, विच सेज इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। देखो क्या बोला गया है कि जैसे कि आपको बताया गया अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की, ठीक है, एक कॉलम या रोज में एक से ज़्यादा टर्म्स का एडिशन दे रखा है। ठीक है, सम दे रखा है टर्म्स का, जैसे कि 2 और मोर देन टर्म्स, जैसे कि एक से ज़्यादा टर्म हो। जैसे हमारे पास ये बात करें, एग्जांपल लिया है हमने। ठीक है, इसके अंदर R1 रो है, फर्स्ट रो में हम क्या देख रहे हैं, जो टर्म है ना उस R1 की जो टर्म है वहाँ पे 2 सम दे रखा है, किसका, A1 + α1 का। ठीक है, सेम यहाँ पे A2 + α2 दे रखा है, यहाँ पे A3 + α3 दे रखा है। बाकी 1 टर्म है, देखो यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, C1 है, C2 है, C3। अगर आपको ऐसा केस दिख रहा है ना कि अगर रो या फिर कॉलम में मोर देन 1 टर्म्स है, तो ऐसे में हम डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक कर लेंगे। ओके, तो देखो एक तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, हम इनकी टर्म्स का सम, जो टर्म का सम है ना उनको ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, तो देखो टर्म्स क्या थी, A1 + अल्फ़ा थी ना, तो एक बार तो हम A1 की सीरीज ले लेंगे और एक बार अल्फ़ा की सीरीज ले लेंगे। कैसे, देखो ये आ गया A1 A2 A3, A1 A2 A3, बाकी के एलिमेंट्स R1 एंड R3 विल बी सेम, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इसके अंदर 2 टर्म्स दे रखी थी, अल्फ़ा दे रखा था तो α1 दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे α1 α2 α3, बाकी जितनी भी रोज़ हैं उसको सेम लिख देंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे C1 और दे रखा होता है इस टाइप से, C2 + C3, तो हम क्या करते, तो हम कुछ नहीं करते, फिर एक यहाँ पे प्लस लगाते। ठीक है, और एक और डिटर्मिनेंट ऐसे बना लेते, क्या हो जाता वो C1 C2 C3, बाकी की रोज़ ऐसे ही रहनी थी, V1 V2 V3 और फिर क्या है C1 C2 C3, तब ऐसे हो जाती। ठीक है, तो आप देख रहे हो, अगर हमने देखा कि यहाँ पे हमने C1 ले लिया, C2 ले लिया, C3, अगर 3 टर्म्स है तो 3 में ब्रेक कर देंगे, 2 टर्म्स का सम दे रखा है तो 2 में ब्रेक कर दिया। ओके, तो ये हमने बताया। लेकिन अब आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे C1 C2 और C3, यानी R1 और R3 क्या हो गई, दोनों सेम हो गई ना, सेम रोज हो गई। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें बताया था, अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जानी थी। ठीक है, चलो इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे इसका। देखो एक हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं इस टाइप से, ये है A V C। ओके, अभी हो जाएगा A + 2x V + 2y और फिर C + 2z। ठीक
ठीक है, ये है हमारे पास। और एक लास्ट रो है हमारे पास इन विच द एलिमेंट्स आर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब क्या बताया गया, जब आपको ऐसा केस दिख रहा है कि कोई भी एक रो या फिर कॉलम में क्या दे रखा हो, एक से ज़्यादा टर्म्स दे रखी हो, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सम ऑफ 2 टर्म्स दे रखा है, a + 2x दे रखा है ना। बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक कर लेना है। कैसे ब्रेक करोगे, देखो a b c और ये थर्ड रो तो बिल्कुल सेम रहेंगी क्योंकि यहाँ पे केवल हमें एक एक टर्म दे रखी है, बट ये जो R2 है इसके अंदर हमें सम दे रखा है टर्म्स का, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। a + 2x को ब्रेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक तो a आ गया, एक 2x आ गया, लिख दो यहाँ पे a आ गया। ठीक है, पहले हम फर्स्ट जो टर्म दे रखी है उसको लिखेंगे। ऐसे ही b + 2x को ब्रेक कर लो तो यहाँ पे b, 2y आ जाएगा, हम b लेंगे। फिर नेक्स्ट है c + 2z, c + 2z को हम ब्रेक कर देंगे, c, 2z आ जाएगा, यहाँ पे c लिख लेंगे। ओके, प्लस फिर अब हमारे पास आ गया a, v, c बिल्कुल सेम एंड x, y, z विल बी सेम। बट अब हमें क्या लेना है, अब हमें ये जो R2 में सम दे रखा था ना a + 2x का, तो हमने फर्स्ट टर्म तो लिख ली तीनों की, बट अब क्या लेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, 2x, फिर 2y और 2z। ठीक है, तो ऐसे हम ब्रेक कर लेंगे। बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी 5 कुछ नहीं है। अगर हमारे पास किसी भी रो का या फिर कॉलम में मोर देन 1 टर्म दे रखा हो, सम दे रखा हो टर्म्स का, ठीक है, मोर देन 1 या फिर मोर देन 2, तो हम अगर हमारे पास 3 टर्म्स दे रखे होंगे तो 3 में ब्रेक कर लेंगे। ओके, अगर 2 टर्म्स का सम दे रखा होगा तो 2 में ब्रेक कर लेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या दे रखा है, 2 टर्म्स का सम दे रखा है। देखो कितना ईजी। अब हम अभी इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, आप देख रहे हो कि ये जो R1 है और R2 है ये तो दोनों सेम हो रही है ना, ये भी ABC, ये भी ABC। ठीक है, अभी हमने केवल ये प्रॉपर्टी 5 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट हमारा, बट हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो R1 एंड R2 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है ना, तो इसकी आइडेंटिकल होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यानी कि इसकी तो 0 हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ आइडेंटिकल है क्या, यहाँ पे अगर हम यहाँ से डिटरमिनेंट्स में से हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो एक ही तो रो में से या फिर एक ही कॉलम में से तो कॉमन आ जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या बचा, x, y, z बचे, क्योंकि 2 तो हमने इन सभी एलिमेंट्स में से कॉमन ले लिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे R2 एंड R3 जो रो है, ये वाली रो और ये वाली रो दोनों आइडेंटिकल हैं। देखो कैसे, x, y, z, तो इसकी वैल्यू भी 0, यानी पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 0 हो गई। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है ऑफ द डिटरमिनेंट विच इज प्रॉपर्टी 6। लेट्स गो। So now we are having last property, which is property 4. क्या है property 6 में, let's read. देखो, if to each element of any row or column of a determinant, अगर determinant का कोई भी हम एक रो ले लेते हैं या फिर कॉलम लेते हैं, ठीक है, तो कॉलम के सभी एलिमेंट को द इक्यू मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम। अब हम उस जो हमने रो ले ली है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे किसी दूसरी रो के साथ, ठीक है, या फिर दूसरे कॉलम के साथ, तो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स द सेम। तो हम डिटरमिनेंट्स में कुछ भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं बट उसकी वैल्यू सेम रहेगी। देखो कैसे, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं A1, A2, A3, V1, V2, V3, C1, C2, C3। ये है हमारे पास R1, ये है R2 और ये है हमारे पास R3। ओके, ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं R1 में। किस में यूज करने वाले हैं, R1 में। R1 है हमारे पास A1, A2, A3 इसके एलिमेंट्स हैं, तो R1 में हम ये ऑपरेट करेंगे R1 + K R3। ठीक है, ये वाला हम ऑपरेशन यूज करेंगे, यानी R1 तो ऐसी रहेगी, लेकिन R1 में क्या हो जाएगा, R1 के एलिमेंट को हम K से ऐड कर रहे हैं, K से मल्टीप्लाई करके और R3 को ऐड करके, तो ये R3 है, R3 का एलिमेंट आ गया C1, तो एक तो हमारे पास आ गया A1 + K C2। ठीक है, अब हम ले रहे हैं ये वाला एलिमेंट A2। ठीक है, तो A2 में हम क्या ऐड करेंगे, C2, ये आ गया A2 + K C2। अब हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, C3 है, तो हमने ये लिख दिया C3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट। अब हम क्या करेंगे, हमने भी बताया था इससे पहले वाली प्रॉपर्टी 5, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी वन रो इज़ देयर और वन कॉलम इज़ देयर, ठीक है, एंड वन रो इज़ गिवन इन द एज सम के फॉर्म में दे रखी है,
ठीक है, टू टर्म्स के सम दे रखा है एज A1 प्लस KC1 एंड A2 प्लस KC2 A3 प्लस KC3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, क्या करेंगे, दोनों को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये टू टर्म्स का सम दे रखा है ना, तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, A1, ये दोनों तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहने वाली हैं, बट हम इसको ब्रेक कर देंगे A1 और ये KC1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट टर्म को A1 लिख देंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को ले लेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म को हमने ये लिख लिया। ठीक है, हमारे पास सेकंड टर्म क्या बची, KC1। ठीक है, KC1, तो हमने ना क्या करा, उसमें से फर्स्ट रो में से K को ले लिया कॉमन, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में एक रो या फिर एक कॉलम से कॉमन ले लेते हैं, जो एलिमेंट कॉमन होता है वो कॉमन है। ठीक है, K कॉमन है, तो क्या बच गया हमारे पास, C1, C2 एंड C3 आर रिमेंड, तो हमने उसको लिख दिया। बाकी बोथ रोज R1 एंड R2 एंड R3 विल बी सेम। ठीक है, तो वो ऐसे रख दिया। अब हमने ऐसे कर लिया। अब आप क्या देख रहे हो, ये तो हमारे पास सेम रहा। ठीक है, बट यहाँ पे एक तो हमारे पास R1 एंड R3 दोनों सेम है, C1, C2, C3, C1, C2 और C3 आफ्टर टेकिंग कॉमन टू K लेने के बाद कॉमन, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल अगर हमारे पास टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा था एज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी थर्ड। तो बस ये इसकी वैल्यू तो पूरे की 0 ही हो गई, बिकॉज टू R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो आ गई ना हमारे पास, यही तो डिटरमिनेंट आ गया सेम। देखो यही हमने डिटरमिनेंट लिया और हमने इसके अंदर ये ऑपरेशन यूज किया, बट इसकी वैल्यू यही आ गई। देखो A1, A2, A3, V1, V2, V3, C1, C2, C3, और ये भी यही है। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक है, ये है 2 1 2 3 4 0 1 0 0, ये है हमारे पास एक हमने एक डिटरमिनेंट ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर ना, ये हमारे पास R1 है, ये R1 है, ठीक है, ये R2 है, ये R3 है। अब हम क्या करेंगे, R1 में ना ऑपरेशन यूज करेंगे। R1 में क्या ऑपरेशन यूज करने वाले हैं, R1 प्लस 3R3, ये वाला ऑपरेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग दिस ऑपरेशन R1 में, रो 1 में हम ये वाला ऑपरेशन यूज करने जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका, कैसे ऑपरेशन यूज करेंगे, R1 हमारे पास दे रखी है 2, ठीक है, प्लस क्या कह रहा है ये 2 का R1 का मतलब 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू R3, तो R3 क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 5 आ गया हमारे पास। अब हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, तो R1 ले लिया हमने 1 प्लस 3 इंटू R3, तो क्या है R3 0, तो इसको ये तो बन ही रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2, ठीक है, 2 प्लस 3 R3, 3 इंटू 0, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 2। बाकी हमने किसी भी रो में कॉलम में कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया, तो क्या आ जाएगा R2 विल बी सेम 3 4 एंड 0 एंड R3 विल बी सेम 1 0 0। अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है क्या इन दोनों में हमने ऑपरेशन लगाने के बाद ऑपरेशन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, एंड आफ्टर यूजिंग द ऑपरेशन व्हाट द वैल्यू विल बी देयर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। लेट्स चेक। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग फर्स्ट रो। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे और इसके अब ये फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो को हाइड कर दो, क्योंकि 2 फर्स्ट रो में आ रहा है एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। बाकी के एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आना है। -1 ये आ रहा है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, इसको भी हाइड कर दो, बाकी के एलिमेंट 0 ही हैं। ओके, फिर +2 अब ये आ जाएगा और इसको हम हाइड कर देंगे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को, बाकी के एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट 0 -4, तो क्या आ गया हमारे पास ओनली 8 आया। क्या आया, माइनस का 8 आ गया। इसको सॉल्व करो, क्या इसकी वैल्यू भी -8 आती है, अगर ये वैल्यू भी -8 आ गई तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन यूज कर दें बट कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेट्स सी। देखो अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो कैसे करेंगे, 5 ले लिया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 5 ले लिया, ठीक है, और इसको हाइड कर दो फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को, बाकी के एलिमेंट 0, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। अभी डिटरमिनेंट देखा था ना कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड वाले एलिमेंट नेगेटिव रहेगा, ठीक है, तो अब ये फर्स्ट रो में आ रहा है सेकंड कॉलम में, इसको हाइड कर दो, बाकी के एलिमेंट इसको 0 बना देंगे। फिर क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, तो ये बन जो आ रहा है 1 इज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 1 का तो ये 0 ही रहा। फिर हम लेंगे लास्ट, हमारे पास 2 है, 2 लेंगे, 2 इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो फर्स्ट रो एंड
फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम हाइड कर देंगे एंड बाकी के एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 0 -4 इनका इसे हम 2 × -4 करेंगे -8। तो हमने देखा कि विदाउट यूजिंग द ऑपरेशन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज -8। -8 है ऑपरेशन यूज करने से पहले एंड आफ्टर यूजिंग ऑपरेशन स्टिल वी आर गेटिंग -8। तो नो चेंज, यानी कि हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा हमारा प्रॉपर्टी 6 बोलती है। तो अब हमने देखा ये सभी प्रॉपर्टी हो गई हमारी डिटर्मिनेंट्स की कंप्लीट। ओके, अब कुछ लास्ट जो हमारे पास लास्ट पॉइंट्स हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स के कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो और देखते हैं। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लास्ट पॉइंट्स हैं। ओके, क्या है? इफ़ एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड with cofactors of elements of any other row or column then their sum is 0। देखो क्या मतलब है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, यह A1 A2 A3 और A2 ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमसे बोला गया है कि हम किसी भी कोई भी रो ले लें या फिर कोई भी कॉलम ले लें, ठीक है, उसके सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली रो ले ली, ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, और हमें फिर क्या बोला गया है, अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई किसके साथ करें, किसी दूसरे, अगर हम रो ले रहे हैं तो किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स की कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम दूसरी रो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये वाली रो ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली रो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर्स, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, उसको हम बोलेंगे A। पहले तो हम यहाँ पे ये ना A11 है, ये हो जाएगा A12 और ये हो जाएगा A13, ठीक है। और अब हम ले रहे हैं ये इसके कोफैक्टर्स ले रहे हैं, ये जो सेकंड रो है, क्योंकि हमें जिस रो के हमने एलिमेंट्स लिए उसी के कोफैक्टर्स नहीं लेने, किसी दूसरी रो के लेने। अगर कॉलम ले रहे हैं, कॉलम के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो फिर दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल वी आर टेकिंग रो R1, ठीक है, फर्स्ट रो ले रहे हैं, तो सेकंड रो के हम क्या लेंगे, कोफैक्टर्स लेंगे। तो कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, इसको बोलेंगे A, ये सेकंड रो है ना, तो A21 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा A22, ठीक है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिया, फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर लेंगे तो इसको बोलेंगे हम A23, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ऐसा हमारा ये बोलता है, ठीक है। समझ गए ना, अगर हम एक रो ले रहे हैं, कोई फर्स्ट रो ले रहे हैं, तो हमें किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स की एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे, उन तीनों एलिमेंट्स का तो 0 हो जाना है, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है, अगर हमारे पास एक ये है डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। अगर हम इसको क्या कर दें, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तब भी इसकी वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है। अगर हम कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, या फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों की इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है, 3 × 3 ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर K से है, कांस्टेंट K है, तो जब हम K को बाहर निकालेंगे ना, अगर इस डिटर्मिनेंट के अंदर K है तो K की पावर क्या निकलेगी, जितनी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था, इसलिए 3 निकल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ K × A, तो K की पावर क्या होगी, जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जितना उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर अभी 3 × 3, तो 3 निकल गया। 2 × 2 होता तो K की पावर 2 निकल जाता, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये वाला चैप्टर के जो भी कंसेप्ट है वो सभी क्लियर हो चुके हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या देखा, डिटर्मिनेंट्स देखे हमने, ठीक है, पूरा डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा, फिर इनवर्स, एडजॉइंट, माइनर और कोफैक्टर्स, ठीक है, वो सभी कुछ देखा। एंड लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू विल नो व्हेन यू विल सॉल्व दिस चैप्टर। सो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारे जितने भी चैप्टर के कंसेप्ट थे वो सभी कंप्लीट हो चुके। सो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।